हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल नीट सुप्रीम। तो हमने जो है क्लास 11th के सारे इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स कंप्लीट कर लिए थे विद देयर एक्सप्लेनेशन। कई सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो वीडियोस देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सो आप डायरेक्टली जाके वो देख लें। जो वो क्लास 11th के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम कीमोस्मोसिस से लेके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है उसमें। सारी तरह के एक्सप्लेनेशंस, सारी तरह के एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन सब कुछ इंक्लूडेड है। सो आगे बढ़ते हैं हम हमारे पास। अब हम आगे बढ़ चुके हैं, क्लास 12th में हम पहुंच चुके हैं। क्लास 12th के हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स विद देयर एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैं सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताऊंगा आपको, वो अगर आप नोट कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या स्क्रीनशॉट ले लें और उन सारे डायग्राम्स को आप बार बार देखें, अच्छे से याद करें। सो आगे बढ़ते हैं। हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम। राइट हियर वी हैव फिगर 1.1, आई थिंक, या फिगर 1.1 अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ जिसके नहीं भी लाइफ स्पैन्स लिखे हुए थे मैंने उसके लिख दिए हैं, सो यू कैन राइट इट डाउन इन योर बुक ऑल्सो। ऑलराइट, डॉग का 20 to 30 है, एंड बनाना ट्री का 25 है। देन यू हैव पैरट जो कि 140 ईयर्स है, काऊ का 18 to 22। सो ऐसे आप सारे के सारे लिख लेंगे। नेक्स्ट डायग्राम हमारा आता है फिगर 1.3 which is asexual reproduction in structures, zoospores in Chlamydomonas। you have to remember कि Chlamydomonas में zoospores फॉर्म होते हैं, यानी जो उनके स्पोर्स होते हैं उनमें भी फ्लैजिला होते हैं एंड दे कैन मूव, और जो स्पोर्स कर सकते हैं दे आर कॉल्ड zoospores। ऑलराइट, next we have Conidia in Penicillium, right? Conidia in Penicillium, birds in Hydra and Gemmules in Sponges। many a times Gemmules का आपको आ गया है क्वेश्चन, नीट में भी दिया गया है कि Gemmules किस में होते हैं, फिर इनको स्ट्रक्चर को पहचानना है। नेक्स्ट वी हैव द सेम स्ट्रक्चर है लगभग। वी हैव इन प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स, आइज ऑफ पोटैटो, राइजोम ऑफ जिंजर, बल्बिल ऑफ अगेव। बल्बिल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। नेक्स्ट वी हैव लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम एंड ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ। वाटर हाइसेंथ तो एक इंपॉर्टेंट प्लांट है क्योंकि ये अपनी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से करते हैं, और इसकी वजह से इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे पॉन्ड्स को जो है वो ढक लेता है अपने प्लांट से। सो ऑक्सीजन डेफिसिट हो जाता है, बहुत सारे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव दिस, एक्चुअली टेबल है बट दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट because this has the chromosome number in meiotic and chromosome number in gamete. So here we can see the chromosome number, total chromosome number, and half, that is n and 2n of many organisms। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी करूँगा, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, ये थोड़े कम दिए हुए हैं। सो मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो भी ऑर्गेनिज्म है जिनके आपको क्रोमोसोम नंबर याद होने चाहिए उनके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो करूँगा बस। बट दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तो क्वेश्चन आता ही है। मतलब बाहर जो मैं ऑर्गेनिज्म बताऊँगा इसके अलावा उनसे थोड़े कम चांसेस होते हैं, हालांकि उनसे भी आया, बट इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट वी हैव फिगर 2.3, that is transverse section of young anther, an enlarged view of one microsporangium showing balls and a mature dehisced anther। dehisced anther क्या होता है? जो कि मतलब बर्स्ट हो चुका होता है, उसके अंदर से पोलन जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं या हो चुके होते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये है एक यंग एंथर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी कि ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है, बट वी कैन सी ऑल द स्ट्रक्चर्स इन हियर। वी कैन सी कनेक्टिव टिश्यू राइट इन द मिडल। अब एपिडर्मिस देख सकते हैं, एंडोथीशियम, नेक्स्ट वी हैव टेपेटम, मिडल लेयर। तो ये चार जो वॉल लेयर्स हैं इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जिनको जो थोड़ा जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज यू कैन सी हियर इट इज़ एपिडर्मिस, आउटर वन सिंगल सेल लेयर। नेक्स्ट वी हैव एंडोथीशियम जो कि अगेन एक सिंगल सेल लेयर है। उसके नीचे वी हैव मिडल लेयर्स। मिडल layers are many layers thick and they have the main
is the same function as epidermis and endothelium, that is protection of the anther. And we have microspore mother cell just in the middle area. Actually this arrow had to be a little longer, but here it is given very short. The arrow had to be till here. All right. So, and last we have tapetum, that is the most important according to me. As you can see, the tapetum is important as it has, यहाँ पे एक ही दिया हुआ है but it has many nucleus in it. Why is it multinucleate? ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है. ये मल्टीन्यूक्लिएट इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सेल का कोई भी फंक्शन न्यूक्लियस ही जो कंट्रोल करता है, यानी फूड प्रोडक्शन का काम जो है वो भी न्यूक्लियस देखेगा. सो अगर इसके पास मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे सो इट कैन प्रोड्यूस मोर फूड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ पोलन. आपको पता है कि जो टेपेटम है वही न्यूट्रिशन देता है जो ग्रोइंग पोलन्स होते हैं उनको. सो इट हैज़ मल्टीपल न्यूक्लियस टू गिव न्यूट्रिशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इज दिस, द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन. सबसे पहले ये जो है आपका ऊपर दिया हुआ है, एनलार्ज्ड व्यू ऑफ अ पोलन ग्रेन टेट्राड, यानी कि जब एक सेल डिवाइड होके ऐसे 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टेट्राड, एंड ये उसका एनलार्ज्ड व्यू है. नेक्स्ट वी हैव स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पोलन ग्रेन. So here we have first of all one of the cell from a tetrad, as this one cell from the tetrad. Then this cell goes a little of maturation and forms some vacuoles in it, and the nucleus becomes more prominent. जो nucleus है वो अच्छे से prominent हो जाता है, एक अलग से structure बनता है, different and vacuoles इसमें form होने लग जाते हैं. Next we have एसिमेट्रिक स्पिंडल, यानी जो सेल है उसको डिवाइड करना है, लेकिन उससे पहले न्यूक्लियस जो है वो एक स्पिंडल यानी कि एक मोटे धागे जैसे फॉर्म में आ जाता है, राइट. नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट स्टेप जो है डिवाइड होना है सेल को. सो इट डिवाइड्स इनटू 2 सेल, लेकिन जो दोनों सेल है आमतौर पर डिविजन्स में दोनों के दोनों जो है वो सेम साइज के होते हैं बोथ साइड्स में. बट यहाँ पे जो है जो हमारा एक सेल डिवाइड होके बना, दैट इज जनरेटिव सेल, वो जो है वो स्मॉलर होता है, एंड जो वेजिटेटिव सेल है दैट इज लार्जर. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस जो जनरेटिव सेल है दैट इज गोइंग टू बी आवर मेल गैमीट. जो मेल गैमीट है वो जो है हमें जनरेटिव सेल से मिलेगा, जो कि आगे जाके डिवाइड होके 2 मेल गैमीट्स बनेगा. एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो जनरेटिव सेल है वो फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर. हमें देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग अलग हैं, बट जो generative cell here that is like this floating in the cytoplasm of vegetative cell. Next important diagram is figure 2.7, a dehisced flower of hibiscus showing pistil. Other floral parts have been removed in this diagram. The floral parts must have been like this, so they are removed to show us the dissected flower of hibiscus. As you can see here, the stigma, style, ovary, एंड द लास्ट वी हैव थैलेमस, जिसके ऊपर हमारा फ्लावर जो है पूरा का पूरा टिका होता है, राइट. नेक्स्ट वी हैव मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपेवर. इससे हमें 2 चीज़ें पता लगती है कि एक तो कि पेपेवर जो है एक ऐसा प्लांट है जिसमें आपको देखने को मिलेगा मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टिल, और हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनकार्पस. सिनकार्पस यानी जब कई सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज होके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उस पिस्टल को बोलते हैं सिनकार्पस. इसके अंदर है बहुत सारे कार्पल, दैट इज कॉल्ड मल्टी कार्पिलरी. मल्टी कार्पिलरी कह रहे हैं वैसे इसको, बट जो इसका स्ट्रक्चर है वो सिनकार्पस है. नेक्स्ट वी हैव अ मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनीशियम ऑफ माइसीलिया. सो इससे भी हमें एक और चीज़ पता चलती है कि मिशेलिया जो है, माइसीलिया जो भी आप इसे कहें, उसमें जो है मल्टी कार्पिलरी वो भी होता है, बट दैट इज एपोकार्पस, यानी जो उसके सारे के सारे कार्पल्स हैं वो अलग अलग हैं. आप देख सकते हैं सारे कार्पल्स को आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट इसमें नहीं कर सकते. नेक्स्ट वी हैव अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल. एनाट्रोपस ओव्यूल किसे कहते हैं? ये आप देखिए, ये अगर ओवरी है तो जो ओव्यूल है वो कुछ ऐसा होगा. 1 सेकेंड, लाइक
दिस। आप समझ रहे हैं? और ये जो आपका डायग्राम दिया गया है ये एक्चुअली उल्टा दिया गया है। तो आप अगर इसको ऐसे समझें कि ये आपका ओवरी एंड दिस इज योर ओव्यूल। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको बिल्कुल सेम दिखेगा। सो मूविंग ऑन। हाँ, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे ओव्यूल है उसके अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं। वी हैव हाइलम। हाइलम वो पार्ट है जहाँ पे जो हमारा फनिकल है वो ओव्यूल के साथ अटैच होता है। वी हैव फनिकल। फनिकल जो है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओव्यूल को ओवरी से जॉइन करता है, ये ऐसे जॉइन करेगा। नेक्स्ट वी हैव माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो है एक स्मॉल ओपनिंग होती है ओव्यूल की जिसके अंदर से वाटर एंड न्यूट्रिशन जा सके एंड रेस्पिरेशन हो सके। वी हैव माइक्रोपाइलर पोल, यानी वो साइड जिधर माइक्रोपाइल है उस साइड को माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं ताकि एक तरह से उसको डिफ्रेंशिएट किया जा सके। वी हैव आउटर इंटेगमेंट एंड इनर इंटेगमेंट। जो हमारा ये एम्ब्रियो सैक है तो उस एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो इंटेगमेंट्स है, यू कैन सी आउटर इंटेगमेंट एंड इनर इंटेगमेंट। वी हैव न्यूसेलस। देन न्यूसेलस एक प्रिमिटिव सेल का मास होता है जो कि एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ इसके मेनली प्रोटेक्शन के लिए होता है और कुछ इसके अलग फंक्शंस भी होते हैं कुछ प्लांट्स में, जैसे आपने एपोमिक्सिस एक्सेट्रा में पढ़ा होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव द एम्ब्रियो सैक इटसेल्फ। मैंने इसके अंदर बना रखा है, आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं होगा, मैंने इसके अंदर बना रखा था कि आपको समझ में आए कि किस तरह पोलन जो है इसको फर्टिलाइज करेगा। एंड ये आपका एग अपैरेटस है। दिस इज द सेंट्रल न्यूक्लियस, जो दो पोलर न्यूक्लियस होते हैं। एंड दीज आर द एंटीपोडल, दीज आर द एंटीपोडल सेल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट डायग्राम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम जो हमारा है वो है फिगर 2.8। इसमें जो है आपको एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन दिखाई गई है इन बेसिकली जो हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल है उसी के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप। ठीक है, तो उस वैसे मोस्टली के अंदर ऐसे ही एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जो है ऊपर माइक्रोपाइलर एंड नीचे चलाजल एंड है, ये आप देख ही रहे हैं। उसके अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल है जो और उसके चारों तरफ जो है न्यूसेलस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। देन दिस मेगास्पोर मदर सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग। ये पहले डायाड बना, यानी दो बना, एक ये वाला सेल एक ये वाला सेल। देन ये अगेन डिवाइड करता है, अगेन डिवाइड करेगा, ये इसने बना लिए चार सेल्स। ऑलराइट, अभी भी माइक्रोपाइलर एंड है ऊपर। अब आपको यहाँ पे इसको इन्वर्ट कर दिया गया है। अब ध्यान से देखेंगे, माइक्रोपाइलर एंड यहाँ तक ऊपर है बट यहाँ पे चलाजल एंड ऊपर है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तक माइक्रोपाइलर एंड ऊपर है, चलाजल एंड नीचे। इसने जो जो हमने चार सेल्स बनाए थे उनमें से तीन जो है डी जनरेट हो गए। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो तीन सेल्स हमारे थे वो डी जनरेट हो गए और एक सेल बचा जिसने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किया, यानी सिर्फ उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। द सेल डज नॉट डिवाइड। न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, अगेन डिवाइड करेगा, चार बनेंगे और चार से डिवाइड होके वो 8 बन जाएंगे। ये 8 जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को अरेंज करते हैं अलग अलग ऑर्डर में। सबसे पहले 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाएंगे जिनमें से 2 सिनर्जिड्स फॉर्म करेंगे और एक एग फॉर्म करेगा। 2 जो सेंट्रल सेल में ही रह जाएंगे उन्हें कहते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, जो कि आगे जाके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। राइट, वी हैव 3 मोर लेफ्ट जो कि एंटीपोडल्स बनाते हैं। एंटीपोडल्स का मेन फंक्शन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है कुछ खास, बट दे आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। उसके बाद इस जो पूरे स्ट्रक्चर है उसको इन्वर्ट कर दिया गया है। यू कैन सी चलाजल एंड ऊपर है और माइक्रोपाइलर एंड नीचे है। हमारे पास सिनर्जिड्स हैं 2 जिनके अंदर फिलीफॉर्म अपैरेटस है। ये जो है कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें कुछ खास मटेरियल होता है जिसकी वजह से ये पोलन को अपने पास अट्रैक्ट कर पाते हैं और एग के पास भेज पाते हैं। दे गाइड द पोलन टू द एग। उसके बाद हमारे पोलर न्यूक्लियस है। जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये दोनों के दोनों सेंट्रल सेल जो हमारा बड़ा वाला है इसी में रहते हैं। एंड 3 एंटीपोडल्स वो भी अलग अलग सेल फॉर्म कर लेते हैं।
Next diagram we have figure 2.13, fertilized embryo sac showing zygote and primary endosperm nucleus and stages in embryo development in a dicot. First of all हम ये देखें कि हमारा 1 सेकेंड, हाँ, तो हमारा जो जाइगोट है यानी जो हमारा एग है वो मेल गैमीट से फ्यूज होकर जाइगोट फॉर्म कर चुका है. वी हैव डी जनरेटिंग सिनर्जिट, यानी सिनर्जिट का फंक्शन बस यही था कि वो जो है पोलन को गाइड करे. सो अब वो डीजनरेट हो जाएंगे. ये भी क्वेश्चन होता है कि जो सिनर्जिट्स हैं उनका फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है. तो जो सिनर्जिट्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और एट द टाइम ऑफ पोलन एंट्री, जब पोलन एंटर करता है उसी टाइम एक सिनर्जिट डिस्ट्रॉय हो जाता है. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्योंकि जो हमारे सेंट्रल न्यूक्लियाई थे, सेंट्रल सेल में जो हमारे न्यूक्लियाई थे, यहाँ पोलर न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई एक और मेल गैमीट के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेते हैं जो कि कहलाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. लास्ट वी हैव डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल, क्योंकि इनका भी कोई फंक्शन नहीं बचा है सो ये भी डीजनरेट हो जाएंगे. जाइगोट के स्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं. जाइगोट में पहले जो है जो डिविजन्स होते हैं वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल होते हैं. डिविजन्स जो उसके बाद एक सस्पेंसर फॉर्म कर लेता है वो, जिसके थ्रू फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सके. ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड मैच्योर एम्ब्रियो. मैच्योर एम्ब्रियो में आप देख सकते हो दो कॉटिलेडन्स है, रेडिकल एंड प्लूम्यूल है. जो रेडिकल है वो आगे चल के रूट बनाएगा एंड प्लूम्यूल जो है आगे चल के शूट बनाएगा. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये जो है आगे सीड कोट में पैक हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ सीड. लास्ट डायग्राम फ्रॉम दिस चैप्टर फिगर 2.15, इसमें जो है आपको अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स एंड फॉल्स फ्रूट ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी दिखाए गए. जो अलग अलग सीड्स आपको दिखाए गए हैं इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है एंड ये वाला है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम वी हैव फिगर 3.1 ए एंड बी, जिनमें वैसे तो आपको सब कुछ डायग्राम में याद ही होगा बट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये याद रखना कि कहाँ पे कौन सी डक्ट जो है वो जॉइन होती है एंड फाइनली इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पे फॉर्म होती है, कौन सी जो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है उसकी पोजीशनिंग क्या है, क्योंकि इनकी ग्लैंड्स की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वी हैव कि स्पर्म का जो है वो ट्रांसपोर्ट किस किस के थ्रू होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में रहेंगे वो, देन उसके बाद रेटे टेस्टिस, देन वास एफरेंस, देन एपिडाइडमिस एंड देन वास डेफरेंस. ये आपको जो है पूरा का पूरा पाथ याद रखना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फिगर 3.3. मैंने सेमाइनल वेसिकल वाला डायग्राम नहीं लिया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन डायग्राम है और आपने कम से कम कई बार तो स्कूल में ही उसे किया होगा. सो वी हैव फिगर 3.3a, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको कभी भी लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा का जो है वो पोजीशन आप भूले ना. वी हैव वेजाइनल ओरिफाइस यानी ओपनिंग, वी हैव प्यूबिस सिम्फाइसिस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर. नेक्स्ट डायग्राम वी हैव फिगर 3.4, अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेमरी ग्लैंड. मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपने कई बार किया हुआ होगा. सो हियर वी हैव फैट, मेमरी लोब, मेमरी एनविलाई, मेमरी डक्ट एंड लेक्टिफेरस डक्ट. इसमें जो है आपको इसमें भी जो है मिल्क का पाथ याद रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेमरी एल्विलाई, उससे निकल के मेमरी लोब्स, जो मेमरी लोब्स हैं उनमें बहुत सारी मेमरी एल्विलाई होती हैं. उसके बाद वो जाता है निकल के मेमरी डक्ट में, देन एम्पुला में एंड देन लेक्टिफेरस डक्ट में, जिसके थ्रू बाहर मिल्क सक किया जाता है. ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि इसमें कुछ फैट स्टोर्ड होते हैं और मेमरी एल्विलाई जो है इसके अंदर सेल्स होते हैं जो कि मिल्क सिक्रीट करते हैं एंड कुछ टाइम तक जो मेमरी एल्विलाई है वो इसे स्टोर भी करता है. फिगर 3.5, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन एनलार्ज्ड व्यू. मैंने वो वाला इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उसमें से जो है
कुछ सेल्स दिखाए गए थे, कोई फॉर्मेशन हमें पता नहीं लग रही थी, बट यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हमें वो सारे के सारे दिखाए गए हैं। वी कैन सी द सर्टोलाई सेल बहुत ही ज़्यादा क्लियरली है यहाँ पे, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हमें जो सर्टोलाई सेल है वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर दिए गए हैं, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो सर्टोलाई सेल से लार्ज नहीं हो सकते। तो सर्टोलाई सेल आर ऑल्सो कॉल्ड नर्स सेल, जो कि फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग जो स्पर्म है उसको। सो दे हैव टू बी लार्जर। उसके बाद स्पर्मेटोगोनियम है, जिससे जो है स्पर्म सेल्स जो है आगे जाके फॉर्म होंगे। We have figure 3.7 that is diagrammatic sectional view of a ovary। यहाँ पे मैंने ये डायग्राम इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसके नीचे जो टेबल थी उसको समझाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर उसको आप कई बार देखेंगे तभी समझ में आएगा, बट यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को भी याद रखते हैं तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। वी हैव द प्राइमरी फॉलिकल, देन यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल होना चाहिए ये वाला। वी हैव टर्शरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम। एंट्रम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है जो हमारी टर्शरी फॉलिकल है उसके अंदर। वी हैव ग्राफिन फॉलिकल या फिर इसे कहते हैं मैच्योर फॉलिकल, जिसके अंदर भी एंट्रम होता है, बट द सेकेंडरी जो प्राइमरी ऊसाइट है वो इसके अंदर प्रोमिनेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे ओवम लिखा हुआ है, बट दिस इज नॉट क्लियरली ओवम, ये हमारा सेकेंडरी ऊसाइट, राइट, ये सेकेंडरी ऊसाइट है। वी हैव कॉर्पस ल्यूटियम, यानी जो पार्ट ग्राफियन फॉलिकल का बच गया यहाँ पे, दैट फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम लेटर, जिससे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन बाद में सिक्रेट होता है। मेनली प्रोजेस्ट्रॉन इससे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो जो है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है एंड आगे इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। We have ovum surrounded by a few sperms, figure 3.10। यहाँ पे जो है मैंने इसे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ पे इसके सारे वॉल लेयर्स दिखाए गए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेरीविटलाइन स्पेस, क्योंकि इसे और कहीं पे भी ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया है। वी हैव जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। Most important, zona pellucida is the first layer after the cell membrane. We have perivitelline space between the cell membrane and zona pellucida. We have cells of corona radiata, जो कि जैसे ही एक स्पर्म एंटर करता है, जैसे ये स्पर्म जो है हमारा एंटर कर चुका है, तो इसके बाद और किसी स्पर्म को एंटर न करने देने की जिम्मेदारी मेनली सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा की होती है। We have figure 3.9 diagrammatic presentation of various events during a menstrual cycle। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पूरा का पूरा डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल दिखाया गया है टिल मेच्योर फॉलिकल। देन उसके बाद आपको डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम एंड रिप्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम भी दिखाया गया है। वी हैव टू कीप इन माइंड कि ओव्यूलेशन कब होता है, यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है कि ओव्यूलेशन हमारा हो रहा है 14th डे पे, 14 to 15 डे के बीच में ओव्यूलेशन हो जाता है। वी हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन है, यानी जो फेज है जिसमें हमारा ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है एंड ब्लीडिंग होता है, दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल फेज। वी हैव नेक्स्ट फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज विद रिस्पेक्ट टू यूटराइन मेम्ब्रेन जो है यानी एंडोमेट्रियम, उसके रिस्पेक्ट में इसे प्रोलिफरेटिव फेज कहा जा रहा है, क्योंकि यही फेज है जिसमें प्रोलिफरेशन यानी ग्रोथ के थ्रू एंडोमेट्रियम वापस से रीजनरेट करती है। एंड फॉलिकुलर फेज कहा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू हमारे जो फॉलिकल्स फॉर्म हो रहे हैं इनके, क्योंकि यही वो मेन फेज होता है जिसमें हमारे फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर हो रहे होते हैं। नेक्स्ट वी हैव ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज इसलिए कहा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि यहीं पे कॉर्पस ल्यूटियम मेनली फॉर्म हो रहा होता है। और सिक्रीटरी फेज मेनली कहा जा रहा है कॉर्पस ल्यूटियम की सिक्रीशंस की वजह से, क्योंकि यहीं पे आप देख सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम भी प्रोजेस्टेरॉन और मेनली कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन ही सिक्रीट करता है, सो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट साइकिल बिगिंस, यानी दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया। दैट इज, इसका मतलब है कि जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, सेकेंडरी oocyte ही रह गया एंड दैट कम्स आउट एज इट इज। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जो हमारा एस्ट्रोजन है वही एक ऐसा हार्मोन है जिसमें 2 पीक्स आते हैं, आप देख सकते हैं, और किसी में भी प्रोजेस्टेरॉन का भी एक ही पीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं LH का भी LH और FSH का एक ही जगह पे दोनों का पीक है। दिस फिगर 3.12 इज इम्पॉर्टेंट एक दो चीज़ों की वजह से। एक तो अम्बेलिकल कॉर्ड विद इट्स वेसल यहाँ पे दिखाया गया है, एंड द प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स।
हम इस चैप्टर पे आते हैं फिगर 5.1 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट। ये मैंने डायग्राम इसलिए लिया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सारे के सारे कैरेक्टर्स भूल जाते हैं। इन कैरेक्टर्स को अगर सीरीज में याद रखा जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से ही। वी हैव सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट। अगर आपको ये ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी हाई कर लीजिए, आपको क्लियर दिखाई देगा। वैसे तो ये क्लियर होना चाहिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। वी हैव सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट, टॉल एंड डॉर्फ जो आपका था। यू हैव टू कीप इन माइंड कि सीड के लिए 2 कैरेक्टर्स हैं, पॉड के लिए 2 कैरेक्टर्स हैं एंड फ्लावर के लिए भी 2 कैरेक्टर्स हैं एंड हाइट एक कैरेक्टर है। सो आप वैसे भी सातों के सातों याद रख सकते हैं। हम आ गए हैं फिगर 5.5 पे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कई बार नहीं समझ में आता है, बच्चे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं। सो टेस्ट क्रॉस इज नॉट नेसेसरली विद द पेरेंट्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसे पेरेंट्स से ही करना पड़ेगा तभी वो टेस्ट क्रॉस होगा। टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि हमने कोई भी एक मतलब प्लांट लिया या फ्लावर लिया, हमें उसका जीनोटाइप अगर जानना है तो अगर सिंपल सी बात है, अगर वो वाइट है तो हमें वैसे ही पता है कि वो रिसेसिव है, तो वो दोनों के दोनों उसके रिसेसिव जीन्स ही होंगे। बट अगर वो वॉयलेट है तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसमें ये वाला जीन है, यानी दोनों डोमिनेंट है या एक डोमिनेंट है, क्योंकि एक भी डोमिनेंट हुआ तो उसका कलर तो वॉयलेट ही होगा। दैट इज़ परफेक्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसे एक रिसेसिव से क्रॉस करवा देते हैं। हमें ही पता है कि अगर दोनों डोमिनेंट होंगे तो चारों के चारों ऑफस्प्रिंग जो होंगे उनमें एक एक डोमिनेंट तो जाएगा ही, जिसकी वजह से चारों के कलर वायलेट आने चाहिए। जबकि अगर इसमें एक ही डोमिनेंट हुआ तो 2 ही जो ऑफस्प्रिंग हैं उन्हीं में डोमिनेंट वाला जा पाएगा, इसलिए हाफ वायलेट होंगे और हाफ वाइट होंगे। ये हमारे पास पहले से थ्योरी हमारे पास पहले से मौजूद है। हम ऐसे डोमिनेंट और रिसेसिव जो क्लियर फ्लावर्स होते हैं उनमें करके देख सकते हैं, हमें पहले से ये पता है, नॉलेज है हमारे पास। तो हम डायरेक्टली ये क्रॉस करेंगे एंड वी गेट द रिजल्ट और हम कह सकते हैं कि इसका जीनोटाइप क्या था। दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट वी हैव रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सॉरी अगर आपको ठीक से दिखाई ना दे रहा हो, तो रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द प्लांट स्नैपड्रैगन वेयर वन एलील इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर एलील्स। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि वी कैन सी कि जो रेड वाला जो हमारे पास जो रेड फ्लावर कलर के लिए जो एलील है दैट इज डोमिनेंट, लेकिन वो पूरी तरह डोमिनेट नहीं कर पाता अगर वाइट का भी हमारे पास एक जीन है। यानी अगर इसके पास आर ग्रुप कैपिटल आर जीन है और एक स्मॉल आर जीन है, तो जो कैपिटल आर है वो कम्प्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसलिए हाफ रेड आ पाता है जो कि हमें पिंक जैसा दिखाई देता है। सो हमें ऐसा लगता है कि जो है वो वाइट और रेड मिक्स हो गए हैं, बट दिस इज़ नॉट द केस। यहाँ पे एक्चुअली रेड अपने आप को हाफ ही एक्सप्रेस कर पा रहा है। सो अगर हम प्योर रेड एंड प्योर वाइट को क्रॉस करें तो वी गेट वन रेड, वन सेकेंड, we get one red right here and 2 pink as you can see and 1 white। हाँ तो ये हमें मिलता है। so the phenotypic and genotypic ratio दोनों इसमें सेम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या था, ये आपका जीनोटिपिक रेशियो तो उसमें भी सेम था, ये सब में सेम ही रहेगा, बट फिनोटिपिक रेशियो इसमें 2 पिंक डिफरेंट हो गए रेड वाले से। उसमें जो आपका था ये भी रेड था, सो वो 3:1 हो जाता था, बट यहाँ पे 1:2:1 हो गया है, क्योंकि ये जो 2 है वो इस 1 वाले से अलग है, ये पिंक है एंड दिस इज रेड, राइट। सो हम इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमें बहुत सारा काम करना है, ये मैं इस वाले को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर आपको वो सब जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ, वैसे हो सकता है आज या कल तक मैं अपलोड कर दूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड आप ये वीडियो आगे देख सकते हैं। अगली जो क्लास 11th की वीडियोज़ थी वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो वो आप ज़रूर देखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और डायग्राम्स को कवर करा है। साथ में इस वीडियो को, अगर ये आपकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड थैंक यू वेरी मच।